साथियों, आपके ही चैनल ऑल इन वन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो 2010th के लिए आपके लिए काफ़ी उपयोगीफुल साबित होंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को पहले प्रश्न से शुरू करता हूं। दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी बुर्बो वंश के द्वारा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। जो मेजनी था दोस्तों, उसका संबंध किस संगठन से था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कार्बोनरी दल से मेजनी का संबंध था। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। बताइए दोस्तों, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा सी नंबर, यानी ऑस्ट्रिया। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्ति किया था। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी प्रधानमंत्री के पद पर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। दोस्तों, गैरीबाल्ड पेशे से क्या थे। जो गैरीबाल्ड था दोस्तों, वो पेशे से क्या था। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी नाविक थे। जो नाव को चलाता है उसी को बोलते हैं नाविक। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। बताइए दोस्तों, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों, इसका आंसर जाएगा बी नंबर, यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज का निर्माण किया था। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जालवेरिन कैसी संस्था थी। बताइए दोस्तों, जो जालवेरिन थी वह कैसी संस्था थी। तो दोस्तों, जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी, यानी आंसर है बी नंबर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। बताइए दोस्तों, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी बिस्मार्क ने रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किया था। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। बताइए दोस्तों, जो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो दोस्तों, 1871 में। दोस्तों, यह क्वेश्चन मोस्ट व्यूअर क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो इस प्रश्न को दोस्तों आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि नेपलस की क्रांति कब हुई थी। बताइए दोस्तों, नेपलस की क्रांति कब हुई थी। तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा बी नंबर, यानी 1821 में नेपलस की क्या हुई थी, जो क्रांति हुई थी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। बताइए दोस्तों, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब। बताइए दोस्तों, जो यूनान एक देश है उसको स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। बताइए दोस्तों, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा 1810, यानी सी नंबर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ।
अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई? बताइए दोस्तों, जो एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1829 में एड्रियानोपोल की संधि हुई थी। कितने में दोस्तों? 1829 में। दोस्तों मैं जितना भी ये प्रश्न को कर रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को एकाएक ही याद करते चलिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? बताइए दोस्तों, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी फ्रांस और पारसा के बीच सेडान का युद्ध लड़ा गया था। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सन 1870 में फ्रांस और पारसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी सेडान में हुआ था। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी यूनान का। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, युवा इटली संस्था का विकास किया किसने किया? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी मेजनी ने युवा इटली संस्था का विकास किया। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? दोस्तों बताइए, जो बिस्मार्क थे वो निम्न में से क्या थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कूटनीतिज्ञ थे। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? बताइए दोस्तों, सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, विक्टर एमेनुएल। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, लॉर्ड वायरन। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्या हुए थे दोस्तों? शहीद हो गए थे, जो ब्रिटिश थे। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जालवेरिन की संस्था किस राज्य ने की? बताइए दोस्तों, यानी जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी पारसा ने एक जालवेरिन की स्थापना राज्य की थी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हंगरी की भाषा क्या थी? जो कि हंगरी तुझी थी, तो इसका भाषा क्या थी दोस्तों? हंगरी में कौन सी भाषा बोली जाती थी? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों हंगरी में मैग्यार भाषा बोली जाती थी। क्या दोस्तों? मैग्यार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी हंगरी में मैग्यार भाषा बोली जाती थी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? दोस्तों पराजय के मतलब होता है हार, यानी जो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उसमें किसकी पराजय हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तुर्की की पराजय, मतलब हार हुई थी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? बोलिए दोस्तों, जो मारियान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी फ्रांस के प्रतीक थी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी यूनान को कहा जाता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 1668 में एक्ट ऑफ यूनियन की पारित किया गया था। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? बताइए दोस्तों।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी बुर्बो वंश का शासन था। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी 1804 में नेपोलियन संहिता वर्ष लागू की गई, 1804 में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े? दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को दोस्तों पूरे अंत तक देखिएगा और इस प्रश्न को बेहतरीन ढंग से याद कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 3 युद्ध लड़े बिस्मार्क ने। तो फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? यानी वियना जो कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी जर्मनी वियना कांग्रेस में दोस्तों सम्मिलित नहीं था। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वियन कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रूस ने की थी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यंग इटली के संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों, यंग इटली के संस्थापक कौन था दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी मेजनी था। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? बताइए दोस्तों, यह क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद कीजिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी चार्ल्स दसम ने किया था, यानी कहा था। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रशा का शासक कौन था? बताइए दोस्तों, जो प्रशा था उसका शासन कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी विलियम प्रथम था। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर गलती प्रिंट हो गया है दोस्तों, यहाँ पर किस में हार्सिंग छूट गया है, बताइए दोस्तों। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों इसका हो जाएगा सी नंबर, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको भी याद करते चलिएगा। तो फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संस्था की स्थापना किया था? बताइए दोस्तों, जो नेपोलियन थे वह जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी राइन संघ। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की थी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों, नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी इटली में नौ गुएल्फ आंदोलन हुआ था। दोस्तों जितने भी मैं प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, वह काफ़ी ही बहुत ही उपयोगी फुल आपके लिए 2024 के मैट्रिक के एग्ज़ाम में रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिएगा दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मेटरनी कौन था? बताइए दोस्तों,
मेटरनिख कौन था? तो दोस्तों मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए दोस्तों, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी 1810 में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी निरंकुश राजतंत्र। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? बताइए दोस्तों, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक संस्था का स्थापन किया था। दोस्तों यह भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी पुनः जागरण। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, रक्त और लौह नीति का उल्लंघन किसने अपनाई? यह भी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों रक्त और लौह की नीति का उल्लंघन किसने किया? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? बताइए दोस्तों, मतलब किसके युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा डी नंबर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? दोस्तों बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा बी नंबर यानी नेपोलियन तृतीय था, जो जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय का वहाँ का शासक था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखे होंगे और बहुत ही आपको उपयोगीफुल रहेगा। और मैं यह भी आशा करता हूँ कि दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मैं फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। इस वीडियो को दोस्तों आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। फिर मैं अगले वीडियो को लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।